नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गाइड सर में। हेलो फ्रेंड्स। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल गाइड सर को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज संख्या 1। पहला प्रश्न आपके सामने है, एक हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही उत्तर है 11। एक हॉकी टीम में कुल 11 खिलाड़ी होते हैं। ओके। प्रश्न संख्या 2, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा मदुरई में। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से। ऑप्शन संख्या ए। गोस्वामी तुलसीदास ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना की है? रामचरितमानस। ऑप्शन नंबर बी। क्रिकेट में विकेटों के बीच पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज होती है। ऑप्शन संख्या ए। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बिछेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर डी। ईरान की पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है, जो ईरान की पार्लियामेंट है वह किस नाम से जाना जाता है? तो मजलिस। ऑप्शन संख्या बी। निम्नलिखित यंत्र से सूक्ष्म वस्तुएं देखी जाती हैं, वह कौन सा यंत्र है? सूक्ष्मदर्शी। ऑप्शन संख्या ए। कथकली नृत्य का संबंध निम्नलिखित राज्य से है, तो कथकली कहाँ की नृत्य है? केरल की। ऑप्शन संख्या ए। भारत में सबसे अधिक पटसन जूट उत्पादन करने वाला राज्य है, वह कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन संख्या सी। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी सन 1948। ऑप्शन संख्या बी। वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना शहर को जाना जाता है? पाटलिपुत्र। ऑप्शन संख्या सी। 1930 को प्रसिद्ध नामक यात्रा का 1930 की प्रसिद्ध नामक यात्रा का नाम क्या था? ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही उत्तर है दांडी यात्रा। ऑप्शन संख्या बी। निम्नलिखित में से सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? अब्दुल गफ्फार खां को। ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 15, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है। बंकिम चंद्र। ऑप्शन संख्या ए। जापान की मुद्रा क्या है? येन है। ऑप्शन संख्या डी। अगला प्रश्न संख्या 17 आपके सामने है। रिवाल्वर का आविष्कार किसने किया है? इसका सही उत्तर होगा सैमुअल कोल्ट ने। ऑप्शन संख्या डी। भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र किस जगह स्थित है? श्रीहरिकोटा। ऑप्शन संख्या बी। निम्नलिखित में से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मंगल। ऑप्शन संख्या बी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय किस नगर में स्थित है? जेनेवा। ऑप्शन संख्या सी। कनाडा की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है, जिसका सही उत्तर होगा ओटावा। ऑप्शन संख्या डी। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है सहारा। ऑप्शन संख्या ए। प्रसिद्ध नदी नील संबंध रखती है कहाँ से? मिस्र से। ऑप्शन संख्या बी। विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। ऑप्शन संख्या सी। देश में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थापना कहाँ हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है ट्राम्बे। ऑप्शन संख्या बी। आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्त है? ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही उत्तर होगा सूती। ऑप्शन संख्या बी। निम्नलिखित में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है? इसका सही उत्तर होगा वायु। ऑप्शन संख्या डी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं है? तो वह कौन सा धातु है जो प्रभावित नहीं होता है? इसके द्वारा नाइट्रिक अम्ल द्वारा। ऑप्शन आपके सामने है
जिसका सही उत्तर होगा सोना, ऑप्शन संख्या बी। निम्नलिखित धातुओं में से किसमें न्यूनतम गलनांक होता है? इसका सही उत्तर होगा पोटेशियम, ऑप्शन संख्या ए। अगला प्रश्न संख्या 30। समान अणुसूत्र तथा अलग अलग संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही उत्तर होगा आइसोमर, प्रश्न संख्या सी। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम है? ऑप्शन आपके सामने है, जिसका सही उत्तर होगा पिटवा इस्पात, ऑप्शन संख्या डी। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 32। 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशतता कितनी होती है? इसका सही उत्तर होगा 75%, ऑप्शन संख्या सी। निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O, ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 34। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से निम्न गैस निकलती हैं, वह कौन सा ऑप्शन हो गया? अमोनिया, ऑप्शन संख्या ए। लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? NO2। ओके। उसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने है, जिसका सही उत्तर होगा अन्य हाइड्रेट्स के बनने का हाइड्रोजन। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न संख्या 37। NaOH सूत्र वाले एक यौगिक कंपाउंड का सामान्य नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, जिसका सही उत्तर होगा कास्टिक सोडा, ऑप्शन संख्या ए। पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, जिसका सही उत्तर होगा शुक्र, ऑप्शन संख्या ए। एक व्यक्ति का पृथ्वी पर तब न्यूनतम दाब होता है जब वह पृथ्वी पर लेटा होता है, ऑप्शन संख्या ए। निम्नलिखित में से किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है? लाल, ऑप्शन संख्या ए। दो वस्तुओं के बीच की दूरी जब आधी कर दी जाती है तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने है, जिसका सही उत्तर होगा 4 गुना हो जाती है, ऑप्शन संख्या बी। अगला प्रश्न संख्या 42 आपके सामने है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 किससे जोड़ता है? इसका सही उत्तर होगा दिल्ली से अमृतसर को, ऑप्शन संख्या सी। जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई, ऑप्शन संख्या सी। चिपको आंदोलन निम्नलिखित नामों में से किस एक नाम से भी जाना जाता है? वनों का संरक्षण, ऑप्शन संख्या बी। मोहनजोदड़ो को निम्नलिखित नामों में से किस एक नाम से भी जाना जाता है? वह नाम कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही उत्तर होगा माउंड ऑफ डेड, ऑप्शन संख्या डी। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला संगमरमर कहाँ मिलता है? मकराना, ऑप्शन संख्या ए। अगला प्रश्न संख्या 47 आपके सामने है। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई? मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन संख्या ए। वर्षा की बूंद किसके कारण से गोलाकार होती है? ऑप्शन आपके सामने है, जिसका सही उत्तर होगा पृष्ठ तनाव, ऑप्शन संख्या ए। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला जज थी, उनका नाम क्या था? ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 50। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, जिसका सही उत्तर होगा सर्विस बिफोर सेल्फ, ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 51 आपके सामने है। तो यह प्रश्न करंट अफेयर्स 2020 के प्रश्न नहीं है। यह सेट जो हम आप लोगों को हल करा रहे हैं यह प्रीवियस ईयर पेपर का है। तो यह करंट अफेयर्स भी प्रीवियस ईयर का पूछा है, तो इसलिए यह आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 52 में भी प्रीवियस ईयर का करंट अफेयर्स इसमें पूछा गया है, देख सकते हैं आप 2013 का, इसलिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा। क्योंकि जो समान अध्ययन के प्रश्न हैं इसमें जो हैं वो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन करंट अफेयर्स के जो भी प्रश्न आप लोग को पढ़ने हैं वो आपको इसी वर्ष 2020 के मंथ के आपके तैयार रहने चाहिए। ओके, तो इस प्रकार से करंट अफेयर्स आप लोग को प्रीवियस ईयर के नहीं पढ़ने हैं।
इसी 2020 के आपके करीब 6 महीने के करंट अफेयर्स आपको पूरी तरह से तैयार रहने चाहिए। अगला प्रश्न संख्या 53 आपके सामने है। सरकार ने भारतीय महिला बैंक की प्रथम शाखा कहाँ खोलने का निर्णय लिया है? तो जिसका ऑप्शन नंबर मुंबई, ऑप्शन बी सही है। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 54 देखते हैं। यह आपका प्रीवियस ईयर का करंट अफेयर्स है, इसको हम लोग नहीं देखेंगे। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं 55। दिल्ली के निकट महरौली का लौह स्तंभ किसके द्वारा निर्मित किया गया? ऑप्शन आपके सामने है। प्रश्न संख्या 55 का सही उत्तर होगा गुप्त शासक, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर समान अध्ययन के प्रश्न हो चुके हैं। अब अगला जो प्रश्न शुरुआत है वो मैथमेटिक्स का है। प्रश्न संख्या 56 आपके सामने है। रामपुरा गांव की इस समय जनसंख्या 625 है। यदि प्रतिवर्ष जनसंख्या में 4% की वृद्धि अपेक्षित है तो दूसरे वर्ष के अंत में अपेक्षित जनसंख्या ज्ञात कीजिए। यानी हम लोग को क्या बताना है इसमें? दूसरे वर्ष के अंत में अपेक्षित जनसंख्या बताना है। लेकिन यहाँ पे गांव की इस समय की जो संख्या प्रेजेंट की वो 625 दी हुई है, लेकिन यदि प्रतिवर्ष में वह 4% की वृद्धि अगर होती है, किस पर? इस 625 पर, तो हमें बताना है कि दूसरे वर्ष के अंत में अपेक्षित जनसंख्या ज्ञात करना है। ओके, तो जैसे ही हम इसको करेंगे तो हमारा 1/25 मिलेगा रेट। अब हम इसी रेट को 2 वर्ष के लिए निकालेंगे। ठीक, तो 625 को 2 वर्ष के लिए हमें निकालना है, तो 1/25 1/25, तो 625 का 1/25 जब करेंगे तो क्या आएगा? 25 आएगा। यानी 625 का जब हम 1/25 करेंगे तो ये 25 संयम क्या करेगा? काट देगा इसको, तो 25 आएगा। तो इसी प्रकार जब ये 25 आएगा तो फिर 1/25 इसका किए तो ये भी 25 दिया। तो यहाँ पे ये 1 वर्ष के लिए हो गया, ये 2 वर्ष के लिए हो गया। क्यों? क्योंकि जब 25 का भी 1/25 करेंगे तो ये क्या करेगा? इसको काट देगा, यानी 1 आएगा। तो इस प्रकार से ये 1 यहाँ हो गया, 1 वर्ष के लिए हो गया, दूसरे वर्ष के लिए हो गया। अब क्या करेंगे? दूसरे वर्ष के अंत में कुल बताना है कितनी जनसंख्या है। तो वैसे तो पहले की जनसंख्या कितनी थी? 625 तो थी ही। अब साथ ही जो ये पूरा जनसंख्या जो आ रहा है 2 वर्ष का निकालने पे कितना आ रहा है, इसको ऐड करेंगे, 25 25 50, और ये 1 ऐड करेंगे यानी 51। तो इस प्रकार से हमारा 625 और 51, तो कितना आ जाएगा हमारा? 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, और 6 तो 6 है ही। यानी कि दूसरे वर्ष में जो कुल जनसंख्या आएगी वो कितनी निकल के आएगी दूसरे वर्ष के अंत में? 676, यानी 676। और यही पूछा था कि दूसरे वर्ष के अंत में अपेक्षित जनसंख्या कुल कितनी है? 676 है। ओके, इसी प्रकार अगला प्रश्न संख्या जो है वो है 57। कह रहा है कि एक परीक्षा में 40% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 240 है तो वह परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमें कुल छात्रों की संख्या बताना है। ओके, चलिए इसका हल देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 57 का हल कुछ इस प्रकार है। वह कह रहा है कि 40% छात्र अनुत्तीर्ण है और अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 240 है। यानी जब 40% छात्र अनुत्तीर्ण हैं, उनकी संख्या कितनी है? 240 है। तो जब 40% छात्र अनुत्तीर्णों की 240 है तो 60% कितने बचेंगे जो पास हुए हैं? तो हम इसी 240 पे 60% निकालेंगे। यानी जब 240 पे हम 60% निकालेंगे तो ये नीचे 40 चला आएगा। अब क्या करेगा? ये 1 0 0 से कैंसिल, और ये क्या 4 क्या करेगा? इस पूरे 240 को काटेगा, यानी 60। तो यही चीज़ 60 × 6। अब क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया? 360। यानी कि अनुत्तीर्ण वाले जो थे 40% 240 थे ये, और पास वाले 60% कितने हो गए? 360। और हमें बताना है कुल कितना बताना है? कुल 100% बताना है, क्योंकि वह कह रहा है छात्रों की कुल संख्या, यानी 100% बताना है। तो 100% बताएंगे क्या करेंगे? 40% और 60% इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी 100%। ठीक, और यह जो 240 है ये और 360 इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो 240 + 360 यानी कितना आ गया? 600। तो यही पूछा गया है, यानी कुल कितने छात्रों की संख्या होगी? कुल कितने होंगे? 600, जिसका ऑप्शन नंबर
सी सही है। कौन सा ऑप्शन नंबर सही है? अगला प्रश्न संख्या 58 देख लेते हैं। ठीक, 58 देखना है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि एक व्यापारी को 360 रुपये में एक घड़ी बेचने पर 10% की हानि होती है। यदि वह 5% लाभ चाहता है तो घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ओके, तो 360 रुपये को जब घड़ी वह बेचता है तो 10% की हानि होती है और 5% का लाभ होता है। तो घड़ी का सेलिंग प्राइस क्या है, यही हमको बताना है। प्रश्न संख्या 58 का सोल्यूशन कुछ इस प्रकार है। क्योंकि सेलिंग प्राइस पूछा जा रहा है तो जो फार्मूला होता है वह क्या होता है? सेलिंग प्राइस बराबर मूल राशि गुणे कोष्टक में 100 प्लस पी प्रतिशत डिवाइडेड बाई 100 माइनस एल प्रतिशत। अब मूल राशि कितनी थी? 360 थी। कितनी थी? 360 थी। और यहाँ पी कितना था? 5% का लाभ था, यानी 100 प्लस 5। यह पूरा कोष्टक में है प्रतिशत। नीचे कितना है? 100 माइनस 10, यह भी प्रतिशत में है। तो 360 गुणे 105 यानी 90। अब हम क्या करेंगे कि जो ये 360 और गुणे 105 है और नीचे कितना है? 90 है। तो इसको 0 से 0 काट दिया और 9 को 36 को काट दिया तो 4, यानी 4 गुणे 105 ये आएगा। अब इसको गुणा करेंगे तो 420 रुपीज़, यानी कुल कितना सेलिंग प्राइस हुआ? कुल कितना विक्रय मूल्य हुआ घड़ी का जो बेच रहा है? 420 रुपये। संख्या 59 आपके सामने है। इसमें पूछा जा रहा है कि यदि करड़ी के अंदर 2 की घात n बराबर 64 है तो n का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 58 का सोल्यूशन कुछ इस प्रकार है। क्योंकि सेलिंग प्राइस पूछा जा रहा है तो जो फार्मूला होता है वह क्या होता है? सेलिंग प्राइस बराबर मूल राशि गुणे कोष्टक में 100 प्लस पी प्रतिशत डिवाइडेड बाई 100 माइनस एल प्रतिशत। अब मूल राशि कितनी थी? 360 थी। कितनी थी? 360 थी। और यहाँ पी कितना था? 5% का लाभ था, यानी 100 प्लस 5। यह पूरा कोष्टक में है प्रतिशत। नीचे कितना है? 100 माइनस 10, यह भी प्रतिशत में है। तो 360 गुणे 105 यानी 90। अब हम क्या करेंगे कि जो ये 360 और गुणे 105 है और नीचे कितना है? 90 है। तो इसको 0 से 0 काट दिया और 9 को 36 को काट दिया तो 4, यानी 4 गुणे 105 ये आएगा। अब इसको गुणा करेंगे तो 420 रुपीज़, यानी कुल कितना सेलिंग प्राइस हुआ? कुल कितना विक्रय मूल्य हुआ घड़ी का जो बेच रहा है? 420 रुपये। प्रश्न संख्या 59 आपके सामने है। इसमें पूछा जा रहा है कि यदि करड़ी के अंदर 2 की घात n बराबर 64 है तो n का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 59 का सोल्यूशन कुछ इस प्रकार है कि करड़ी के अंदर दिया हुआ है करड़ी 2 पे पावर n, यानी करड़ी के अंदर 2 पे पावर n बराबर क्या दिया हुआ है? 64। और हम 64 जानते हैं कि जब 2 की घाते 6 करते हैं तो कितना आता है? 64 आता है। तो यहाँ 2 की घाते 6 लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे कि दोनों जो पक्ष है इसका वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? वर्ग करेंगे दोनों पक्ष का। तो करड़ी में 2 की घाते n का होल स्क्वायर बराबर 2 की घाते 6, ये पूरे का स्क्वायर। तो स्क्वायर हम क्यों कर रहे हैं? स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो करड़ी है ये हट जाए। ओके, इसके लिए हम स्क्वायर कर रहे हैं। अब क्या करेंगे? ये करड़ी में 2 के घाते n या कितनी बार है? 2 बार है, तो इसको 2 बार हमने लिख दिया 2 पे पावर n करड़ी में, और करड़ी में 2 पे पावर n। और हम जानते हैं कि जब सेम करड़ी के अंदर कोई संख्या सेम हो, जैसे करड़ी में x इंटू करड़ी में x, तो जब भी सेम संख्या का जो रूट होता है जब उसका गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है, यानी रूट x इंटू रूट x बराबर क्या आ जाएगा? x। इसी प्रकार रूट 2 पे पावर n गुणे रूट के अंदर 2 पे पावर n, जब इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 2 पे पावर n ही आएगा। ओके, हम क्या करेंगे? यहाँ 2 पे पावर n लिख देंगे बराबर। अब ये 2 पे घाते 6 2 बार है तो इसको 2 बार लिख देंगे। ओके, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जो फार्मूला होता है x पावर m इंटू x पावर n, तो बराबर क्या होता है? x पावर, इसकी जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है, m और n क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। सेम इसी प्रकार 2 पे पावर 6 इंटू 2 पे पावर 6 हो जाएगा, तो ये इसका जो पावर है जुड़ जाएगा। 2 पे पावर 6 प्लस 6 यानी क्या आ जाएगा? 2 पे पावर 12 आ जाएगा। ओके, तो हमें कंपेयर करना है। तो 2 पे पावर n इक्वल टू 2 पे पावर n, इसका बेस समान है तो इसका घात क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, यानी n इक्वल टू 12। यही मतलब पूछा गया था। तो n का मान कितना आ गया?
12, यानी ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 60 आपके सामने है। इसमें क्या पूछा जा रहा है? इसमें यह पूछा जा रहा है कि रूट के अंदर 4/3 माइनस √3/4 इसका मान बताना है। तो हम जानते हैं कि √4 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/√3 माइनस, और इसको लिखेंगे √3 डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो √3 और 2 का एलसीएम जब लेंगे तो क्या आ जाएगा? 2√3 आ जाएगा। अब क्या करेगा? √3 जो है √3 को काटेगा, 2 बचेगा। अब 2 क्या करेगा? इसके न्यूमरेटर को यानी 2 से मल्टीप्लाई करेगा। तो 2 जा कितना हो जाएगा? 4 माइनस, अब यह 2 को काटेगा यानी √3 बचेगा। अब यह √3 क्या करेगा? इसके न्यूमरेटर इसके हर से मल्टीप्लाई करेगा। तो √3 हमने अभी आप लोग को बताया था कि जब रूट के अंदर संख्या समान हो और वह 2 बार उसका गुणा हो तो वही संख्या आती है। जैसे √3 मल्टीप्लाई √3 तो 3 ही आएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3। ओके, तो 3 लिखेंगे। अब ये 4 - 3 डिवाइडेड बाई √2√3, तो 4 में 3 घटेगा तो 1 बचेगा, तो 1/2√3, तो यही इसका ऑप्शन होगा। ओके, प्रश्न संख्या 61 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 61 का सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार है। तो 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि 2, 3, 4 का एलसीएम लेंगे। कितना आ गया? 12। अब क्या करेंगे? इस 12 को तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 × 1/2 अनुपात 12 × 1/3 अनुपात 12 × 1/4। अब यह क्या करेगा? 2 12 को काटेगा तो कितना आ गया? 6। इसी प्रकार 3 12 को काटेगा तो 4, और 4 12 को काटेगा 3, यानी 6:3, सॉरी 6:4:3। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यह जो मान दिया हुआ है तो 624 रुपये तीनों मित्रों का है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये अनुपात है तो इसलिए क्या करते हैं, जब भी अनुपात को हटाते हैं इसके साथ कोई कोफिशिएंट लगाते हैं। तो क्या करेंगे? 6x + 4x + 3x, इन तीनों को ऐड करेंगे और यह तीनों का जो हिस्सा है वो बराबर है किसके? 624 के, यानी कि 6 4 10 3 13, यानी जो 13x है यह 624 के बराबर है। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा? यह 13 इसके नीचे चला आएगा, किसके? 624 के नीचे 13 चला आएगा। अब क्या करेगा? यह 13 624 को काटेगा तो कुल कितनी बार जाएगा? 48 बार, यानी x का मान जो हमें मिला वह x का मान हमें क्या मिला? 48 मिला। ओके, तो तीसरा हिस्सा पूछा गया था। तीसरा हिस्सा कितना था? 3x था, और x का मान हमें पता है 48 है, तो 3 × 48 यानी कितना आ गया? 144। तो यह ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका? ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न संख्या 62 आपके सामने है। एक व्यक्ति 9% की साधारण ब्याज पर 8,500 रुपये उधार लेता है। 2 से 1/2 वर्ष के अंत में वह कितनी राशि का भुगतान करेगा? तो 9% का साधारण ब्याज पर उधार ले रहा है 9% की रेट से, और यह 2.5 वर्ष के अंत में वह कितनी राशि का भुगतान करेगा, यानी कितना रुपये उसको देना पड़ेगा 2.5 साल बाद, यही हमको बताना है। प्रश्न संख्या 62 का सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार है। वर्ष के अंत में भुगतान राशि में बताना है। तो उसका जो राशि दिया गया था साधारण ब्याज कितना था? 8500 था। अब इसी पे क्या करेंगे हम, यह जो हमारा रेट था किस पर? 5/2 पर और बटा 100। ठीक, अब क्या करेंगे कि 1 + 9 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे और यह 2 नीचे चला आएगा। ठीक, तो यह क्या करेगा? 9 5 कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा, और 2 का 100 में पूरा करेंगे तो 200 हो जाएगा। अब क्या करेगा? यह 200 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 200 हो जाएगा, फिर प्लस 45 हो जाएगा। अब क्या होगा? 200 + 45 डिवाइडेड बाई 200, इसको जोड़ेंगे तो 245 डिवाइडेड बाई 200। ठीक, इसका 1 0 1 0 से कैंसिल, इसका 1 0 1 0 से कैंसिल, यानी कितना आ गया? 85 × 245। अब क्या करेंगे? हम इसका गुणा करेंगे इसमें, और यह नीचे हमारा कितना है? 2 तो ऑलरेडी है ही। ठीक, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको काटेंगे,
लगभग हमारा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी कितना आ गया 85 और 125 इंटू 5। अब इसका मल्टीप्लाई हम कर देंगे इसका और इसका, तो कुछ लगभग इतना वैल्यू आएगा इसका। ओके, ऑप्शन संख्या कौन सा है 62 का? बी। प्रश्न संख्या 63 आपके सामने है। इसमें क्या कहा जा रहा है? साधारण ब्याज की कितनी दर पर एक राशि 15 वर्ष में दुगनी हो जाएगी? कितनी दर पर, यानी हमें आर पूछा जा रहा है। ओके, और 15 वर्ष में दुगनी हो जाती है, यानी कि जो मूलधन है, अगर मूलधन पी है तो यह दुगनी हो जाती है 15 वर्ष में, ठीक, तो दुगनी हो जाती है 2p हो जाती है, तो ये बराबर हो जाएगा किसके? 1 प्लस और जो r है वह r के साथ 15 मल्टीप्लाई करेगा। ओके, और ये हो जाएगा 100। ठीक है, अब क्या होगा कि ये p से कैंसिल हो गया, यानी 2 बचेगा, तो 2 बराबर 1 प्लस r मल्टीप्लाई 15th बाई 100। अब यार 2 इधर आ जाएगा, जब 2 इधर आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 2 - 1 बराबर r मल्टीप्लाई 15th बाई 100, तो यह 1 बचेगा। ओके, यानी 1 बराबर कितना बचा हमारा 15th r डिवाइडेड बाई 100। अभी 100 इधर आ गया तो 15th r बराबर क्या हो गया 100, यहाँ से r बराबर क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 15th, तो इसको हम लोग काट देंगे 100 को 15 से, तो 5 को ऊपर से काटेंगे तो 20 बचेगा, नीचे काटेंगे तो 3 बचेगा, यानी 20/3, यानी r को हम लिख सकते हैं 6 सही 2/3%, तो जिसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, अगला प्रश्न संख्या देख लेते हैं 64। इसमें क्या कहा जा रहा है? यदि 20 व्यक्ति एक काम को 180 दिनों में पूरा करते हैं तो उसी काम को 40 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? चलिए इसका हल देख लेते हैं। तो 20 व्यक्ति हैं, यानी जो व्यक्ति हैं वो कितने हैं 20 हैं, और एक ही काम है और कितने दिन में पूरा कर रहे हैं 180 दिन में। इसी प्रकार कहा जा रहा है कि 40 दिनों में पूरा करने के लिए एक काम को कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो 40 व्यक्ति हैं, एक ही दिन में अगर काम करते हैं तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? ओके, तो हम जानते हैं कि P1 D1 बराबर P2 D2। ओके, तो P1 हमारा कितना था 20 था, गुणे D1 कितना था 180 था, बराबर हमें P2 बताना यानी x गुणे, और ये हो जाएगा 40। अब क्या करेंगे x बताना, यानी 40 यहाँ से हटेगा तो इसके नीचे चला आएगा, तो 20 गुणे 180 डिवाइडेड बाई 40 बराबर x। अब ये 0 0 से कैंसिल हो गया। अब 4 को क्या करेंगे हम, 4 को इस 20 से काट देंगे, यानी 5, तो ये ऊपर 5 है और ये 18 है, तो ये क्या करेगा 5 और 18 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 90, यानी कुल कितने व्यक्ति होंगे 90 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी, जिसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 65 आपके सामने है। एक टेबल और एक पंखे का कुल मूल्य 4000 रुपये है। कितने रुपये हैं 4000 रुपये है। यदि पंखे और टेबल के मूल्यों का अनुपात 2:3 हो तो टेबल का मूल्य क्या होगा? ओके, तो इसमें पहले तो टेबल, पंखे और टेबल का अनुपात दिया हुआ है, जो फैन है और जो टेबल है इसका अनुपात मतलब बटा दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अनुपात की बात आती है तो जहाँ जहाँ एफ है उसको हम मान लेंगे 2x, और जहाँ जहाँ टेबल है उसको मान लेंगे 3x। आइए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 65 का सोल्यूशन कुछ इस प्रकार है। तो जो कुल टोटल रेट है, यानी टोटल जो मूल्य दिया हुआ कितना दिया हुआ 4000 रुपये दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यह अनुपात में है तो t बराबर 2x और f बराबर 3x। ओके, तो कुल है यानी 2x और 3x बराबर किसके हो जाएगा 4000 के,
क्योंकि इन्हीं टोटल का तो 4000 रुपये दिया हुआ है। तो 2x + 3x बराबर कितना हो जाएगा? 4000। तो 2 को 3 में जोड़ेंगे यानी कितना हो जाएगा? 5x बराबर कितना हो जाएगा? 4000। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा? 4000 डिवाइडेड बाई 5। इसको काटेगा तो कितना आ जाएगा? 800। 800 आ गया और टेबल का पूछा गया है तो टेबल का ऑलरेडी कितना होता है? 2x। तो 2 बराबर 2 में x का वैल्यू कितना निकला था? 800। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम टेबल का तो टेबल का मूल्य कितना निकल कर आएगा? 1600। ऑप्शन हम देखेंगे, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है टेबल का? नहीं दिया हुआ है, यानी इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 66 आपके सामने है। किसी बहुभुज के 44 विकर्ण हैं, इसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी? तो बहुभुज की बात आती है तो भुजाओं की संख्या यानी n बताना है। ओके, तो हम जानते हैं भुजाओं की संख्या यानी NC2 - n बराबर किसके हो जाएगा? 44 के। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे कि NC2 की बात आती है तो हम इसको जैसे ही हल करेंगे तो n फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल और n - 2 फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल है तो इसको क्या करेंगे? n से क्या हो जाएगा? n - 1 और n - 2 फैक्टोरियल। तो n - 2 n - 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 2। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि n - 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस n बराबर 44। अब यहाँ से थोड़ा सरल कर लेंगे तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। n - 1 माइनस ये हो जाएगा 2n या 244 से मल्टीप्लाई करेगा तो 88 हो जाएगा। ओके, अब यह क्या होगा कि इसको हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो कितना हो जाएगा? ये n² माइनस n और माइनस 2n बराबर 88। ओके, तो इस प्रकार से n² माइनस 3n और जो 88 बराबर किधर था, अब इसको 75 करके लाएंगे तो n² माइनस 3n और माइनस 88 बराबर 0। अब जैसे ही हम इसको हल करेंगे यह द्विघात समीकरण की तरह हो गया है। अब यहाँ से n की वैल्यू हमें चाहिए। ओके, तो हमें क्या मिला? n² माइनस 3n 88 बराबर 0। तो 88 है और यहाँ 3 आना चाहिए तो 11 वाट ले लेंगे। तो ये माइनस है, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 8 ले लिया और 11 ले लिया तो ये प्लस प्लस आ गया। ओके, अब क्या करेंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक प्लस होगा एक माइनस होगा। ओके, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस वाली लेंगे यानी n = 11। तो भुजाओं की संख्या का जो मान आएगा वो 11 आएगा, यानी ऑप्शन संख्या सी। अब प्रश्न संख्या 67 आपके सामने है। तेज वायु के कारण एक पेड़ टूट जाता है, उसका ऊपरी सिरा पृथ्वी को छू रहा है। वह पेड़ के निचले हिस्से से 70 मीटर दूर है तथा पृथ्वी से 45 डिग्री का कोण बना रहा है। पेड़ की कुल लंबाई बताइए। तो जैसा कि आप लोग जान सकते हैं कि ये पेड़ है, ठीक, ये पृथ्वी है। तो तेज वायु के कारण एक पेड़ टूट जाता है, उसका ऊपरी सिरा पृथ्वी को छू रहा है। तो जो ये पेड़ का जो ये पेड़ है, अब ये टूटता है, मान लेते टूटा यहाँ से, ये पृथ्वी को छू रहा है। ठीक, वह पेड़ के निचले हिस्से से 10 मीटर दूर है। तो पेड़ का जो निचला हिस्सा है और जहाँ पे छू रहा है वो कितनी दूरी पर है? 10 मीटर की दूरी पर है। तो पृथ्वी से 45 डिग्री कोण बनाता है। जो ये कोण बनाता है कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। तो पेड़ की कुल लंबाई बताइए। तो पेड़ की हमें क्या बताना है? कुल लंबाई बताना है, यानी कुल कितनी लंबाई है यही बताना है हमको। अब हम मान लेते हैं कि ये जो लंबाई है जहाँ से पेड़ टूटी हुई है ये स्मॉल h है। प्रश्न संख्या 67 का सोल्यूशन कुछ इस प्रकार है। तो यह 10 मीटर ये जो टच कर रहा है यहाँ से, ये 45 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हम पहले क्या करेंगे कि इसको P माना, इसको Q माना, इसको R माना, इसको S माना। यही पूरी हाइट हमको बतानी है। ठीक, तो क्या करेंगे? त्रिभुज QSRQ से साइन थीटा लेंगे, यानी साइन 45 डिग्री बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार है क्या? ये आधार है QR बटा आधार बटा कर्ण, यानी क्या हो जाएगा? ये
एस आर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या करेंगे, आधार कितना था 10 था और बटा कड़ कितना एस आर, यही निकालना हमको। साइन 45 डिग्री का मान कितना, देख बटा कड़ी में 2 होता है, तो यहाँ से एस आर बराबर क्या हो जाएगा, यह 10 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो एस आर बराबर हो जाएगा 10 कड़ी में 2। तो एस आर हमें मिल गया, यानी जो टूटा हुआ था उसकी लंबाई कितनी है पेड़ की, 10 कड़ी में 2 है। तो अब हम क्या करेंगे, tan 45 डिग्री लेंगे, तो tan 45 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब कितना है, एच है, आधार कितना है 10, तो यहाँ से tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 बराबर एच बटा 10 होगा। 10 1 से मल्टीप्लाई करेगा यानी एच का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो हम जानते हैं यह पूरा हाइट हमें लेना है, तो ऑलरेडी ये क्या है एच है प्लस, और ये ऊपर वाला जो वैल्यू हमने निकाला है एस पी कितना है, यही भाग तो टूटा था, यानी एच प्लस 10 कड़ी में 2 और एच का मान निकला हुआ है 10, तो 10 कड़ी में 2, तो इन दोनों में 10 कामन है, यानी 10 कामन लेंगे तो कोष्टक में क्या बचेगा 1 प्लस कड़ी में 2 ब्रैकेट बंद, यानी यही इसकी पूरी हाइट है पेड़ की। ओके, ऑप्शन संख्या कौन सा सही है इसका, सी। प्रश्न संख्या 68 आपके सामने है, 1 और 100 के बीच कुल आभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, 25 होती हैं। प्रश्न संख्या 69 देखते हैं, 3 और 3 के ठीक अगली बड़ी 2 आभाज्य संख्याओं से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी पूर्णांक संख्या है। तो 3 तो है ही, और 3 के ठीक अगली बड़ी 2 आभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 5 है और 7 है। तो 3 भी है, और 3 के बाद जो अगली 2 आभाज्य संख्या है 5 और 7 है। तो कह रहा है कि बड़ी आभाज्य संख्या से विभाजित होने पर वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या कौन है। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 और 7 का कितना आएगा 105 आएगा। तो 105 ऑलरेडी कट रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। संख्या 70 आपके सामने है, 17th, एक प्रकाशक 5 किताबों को 4 के छपे मूल्य पर फुटकर विक्रेता को बेचता है। ओके, जो कि उनको छपे मूल्य पर बेचता है, तो फुटकर विक्रेता का प्रतिशत लाभ क्या है। तो हम जानते हैं कि जो P का प्रतिशत लाभ बराबर होता है वो P बटा CP गुणे 100 होता है। ओके, तो P को तो हम जानते ही हैं, P बराबर क्या होता है SP माइनस CP। तो जैसा कि यहाँ एक प्रकाशक 5 किताबों को 4 के छपे मूल्य पर बेचता है, यानी CP जो मूल्य उस पर है वो कितना है 4 है, और वह क्या कर रहा है बेच रहा है, यानी SP क्या है 5 है। तो जहाँ जहाँ SP वहाँ 5 लिखेंगे, जहाँ जहाँ CP वहाँ 4 लिखेंगे। ओके, तो P प्रतिशत पूछ रहा है, तो SP यानी कि 5 माइनस CP यानी 4 बटा CP यानी 4 गुणे 100। अब यह 5 में से 4 घटेगा 1 और नीचे 4 है ही, ये 100, यानी 4 जब 100 को काटेगा तो 25%, यानी ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 71, इसमें क्या कहा जा रहा है, यदि किसी संख्या को 589 से विभाजित किया जाता है तो शेष 21 बचता है। यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित करें तो शेष क्या बचेगा। तो 21 बच रहा है, तो 21 को ही जब 19 से भाग दिया जाएगा, 19 से करना 19, तो ये कितना शेष आएगा 2, यानी 2 शेष आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ये सही है। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं 72, 12 व्यक्तियों के एक समूह का औसत मासिक वेतन 1540 रुपये है। समूह के एक व्यक्ति का मासिक वेतन 1430 रुपये है। यह व्यक्ति समूह से अलग हो गया। अब समूह के शेष सदस्यों का औसत मासिक आय क्या हुआ। तो जैसा कि इसमें 12 व्यक्तियों के समूह का मासिक वेतन कितना दिया है 1540, और हमें शेष सदस्यों का औसत मासिक आय बताना है। तो 12 का तो दिया है कितना 1540, और एक अलग हो जा रहा है -1 गुणे 1430। ओके, फिर बटा, अब क्या करेंगे 12 में से 1 अलग हुआ था तो 12 -1,
तो प्रश्न संख्या 72, तो औसत मासिक आय ये कुछ इस प्रकार है। तो क्या करेंगे, 12 को 1540 में गुणा करेंगे तो इतना आएगा, और माइनस 1 का गुणा 1430 में होगा तो ये आएगा। अब इसको घटाएंगे तो कुछ 17,050/11। अभी 11 को काटेंगे इससे तो 11 1 जा 11, 11 5 जा 5, और इसके बाद 11 5 जा 5 0, यानी कितना आ गया 1550। ओके, जिसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? प्रश्न संख्या 73, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राइम अभाज्य संख्या है? तो हम जानते हैं अभाज्य संख्या जो होती है 2, 3, 5, 7, 11। तो इसमें चेक करेंगे कि कौन कौन संख्या कट जा रहा है। जैसा कि 2 से ये कट जा रहा है 238, ये अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद 225 देखेंगे तो 3 और 5 है, 3 से 15, ये भी कट जा रहा है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे 239 है और 237 है। 7 से काटेंगे इसको तो, या 3 से काटेंगे तो बी भी कट जा रहा है, लेकिन डी किसी भी अभाज्य संख्या से कट नहीं रहा है। इसलिए जो अभाज्य संख्या है वो कितना है 239 है, ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 74, एक घनाभ के सिरे क्रमशः 24 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर हैं, उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, √L² + B² और +H²। यही फार्मूला है। इसमें भी L की जगह कितना रखेंगे 24, B की जगह 8 और H की जगह 6, इनका स्क्वायर करेंगे और इसको जैसे ही हल करेंगे तो जो उत्तर निकल के आएगा कितना आएगा, ऑप्शन संख्या ए। ओके, प्रश्न संख्या 75 आपके सामने है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि कोई प्रकाशक किसी वस्तु की प्रथम 20 प्रतियों पर 25% की छूट देता है, उसे आगे की 30 प्रतियों पर 30% तथा इससे भी आगे की 50 प्रतियों पर 40% छूट देता है। यदि आप 100 प्रतियां खरीदें तो औसत छूट क्या होगी? तो हम देख रहे हैं 20 पे 25 मिल रहा है, 30 पे 30 मिल रहा है और 50 पे 40 मिल रहा है। तो आप 100 प्रतियां खरीदें तो इसको हम लोग क्या करेंगे, औसत छूट की बात आ रही है तो इस पे क्या करेंगे 20 पे 20 प्लस इसी प्रकार 30 पे 30, ओके, उसके बाद 50 पे 40, फिर क्या करेंगे 20 + 30 + 50। अब इसका गुणा करेंगे ऊपर में कितना आ जाएगा 400 प्लस 30 का 30 में करेंगे तो 900 प्लस अब इसका करेंगे तो 2000 और नीचे करेंगे तो 100 आएगा। ठीक, अब 400, ये 900, ये 2000। अब इसको हम जोड़ लेते हैं तो कितना आएगा कुल 3400/100 आएगा। तो ये 0 0 कट गया, यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कुल छूट कितनी है 34% है, ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 76 आपके सामने है। अगर रूट के अंदर मान अनंत तक दिया हुआ है, जैसे रूट के अंदर 2, फिर रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 2, ये कहाँ तक जा रहा है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इस केस में उसका आंसर जो होता है 2 ही होता है, यानी ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 77, किसी रेलवे स्टेशन से होकर प्रति 2 मिनट में एक डाउन ट्रेन गुजरती है तथा प्रति 3 मिनट में एक अप ट्रेन गुजरती है, तो आधा घंटा में कुल कितनी ट्रेनें उस स्टेशन से होकर जाएंगी? तो एक डाउन ट्रेन है 2 मिनट में गुजर रही है, किस पे, आधा घंटा पे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15। उसके बाद 3 मिनट पे देखेंगे अप ट्रेन, तो अप ट्रेन यानी 30 पे, तो कितना हो जाएगा 10, यानी कुल कितनी ट्रेनें स्टेशन से होकर गुजर रही हैं? तो 15 को 10 में जोड़ेंगे तो 25, यानी कुल 25 ट्रेनें, यानी ऑप्शन संख्या ए। ओके, प्रश्न संख्या 78, किसी कक्षा में 15 छात्र हैं और उसका औसत भार 32 किलोग्राम है। एक अन्य कक्षा में 20 छात्र हैं, दोनों कक्षाओं का औसत भार 28 किलोग्राम है, तो 20 छात्रों वाली कक्षा का औसत भार क्या होगा?
तो 20 छात्रों वाली कक्षा का औसत भार हमें बताना है। प्रश्न संख्या 78 का कुछ सोल्यूशन इस प्रकार है। औसत भार बराबर ये होगा, 15 का 32 दिया है और 20 का हमें x यही बताना है। तो 15 20 इसको नीचे ऐड कर देंगे, 15 + 20। औसत भार दिया हुआ है 28 बराबर, इसको गुणा किया 480 प्लस 20 का x में किया 20x बटा 15 20 जोड़ा 35 आया। अब 35 का इसमें मल्टीप्लाई होगा 28 में बराबर 480 प्लस 20x। अब इसका जब गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, यह 980 आएगा। तो 480 को 75 करेंगे इस साइड, तो क्या करेगा, 980 में से 480 घटेगा तो 20x बराबर क्या हो जाएगा, 500। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 520। ओके, तो यह कुछ इस प्रकार से, यह 0 0 कट गया तो 50/2 यानी 25 किलोग्राम, यानी 20 वाले को 25 किलोग्राम कुल इसको। प्रश्न संख्या 78 का, यानी जो 20 छात्रों वाला कक्षा का औसत भार होगा वह कितना होगा, 25 किलोग्राम होगा। तो प्रश्न संख्या 79, किसी रेलगाड़ी की लंबाई 110 मीटर है और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। तो रेलगाड़ी की जो लंबाई 110 है, यानी कि जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो 110 है और जो पुल की लंबाई है वो 132 है। स्पीड दिया हुआ है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम जानते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 से जैसे गुणा करेंगे तो वह किलोमीटर प्रति घंटा मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। तो यह 18 को 36 से काट दिया, 2 आया। अब इसका हम गुणा कर लेंगे तो 10 मीटर प्रति सेकंड निकल गया हमारा यस। तो हम जानते हैं कि d बराबर क्या होता है, एस टी होता है। d मतलब डिस्टेंस, किसकी डिस्टेंस, रेलवे की और प्लेटफार्म की टोटल डिस्टेंस, और यस इंटू टी। क्यों हमने इसको ऐड किया, क्योंकि हम जानते हैं जब भी कोई ट्रेन किसी पुल या प्लेटफार्म से होकर गुजरती है तो उसका जो डिस्टेंस होता है दोनों का लेके चलते हैं, रेलवे और पुल दोनों का लेके चलते हैं। इसीलिए हमेशा रेलवे की लंबाई प्लस पुल की लंबाई दोनों ऐड हो जाता है, तो वही डी के बराबर होता है। दोनों का डिस्टेंस जोड़ लेते हैं, ठीक। तो ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है कितना है, 110 प्लस पुल की लंबाई दिया हुआ कितना है, 132। यस हम निकाले ही हैं 10 और गुणे टी, इसको जोड़ेंगे तो 2 4 और ये जो 2 आ गया बराबर ये हो जाएगा 10 टी। तो यहाँ से टी बराबर क्या हो जाएगा, 242, नीचे हो जाएगा 10। अब 10 हटेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा, यानी कितना आंसर आया, 24.2 सेकेंड इसका उत्तर आएगा। प्रश्न संख्या 80 आपके सामने है। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 15 रुपये है, तो वह धन क्या होगा। ओके, यही बताना है हमें। तो 5% वार्षिक ब्याज की दर है, तो हमारा रेट दिया हुआ है 5%, तो 5 बटे कितना हो जाएगा 100, 5 पंजा 5 और 100 को काट दिया तो 1/20 आया। ओके, तो 2 वर्ष की बात हो रही है, तो हम जानते हैं कि दूसरे वर्ष में यहाँ 1 आएगा। अब 1 कैसे आ रहा है, जब रेट 1/20 किस पे दे रहा है, 20 पे दे रहा है। उसके बाद ये 20 मिल रहा है किस पे, 1/20 पे, ठीक, और ये भी 1/20 पे। तो यानी यहाँ पे कितना मिला हमें, 400, यानी 400 पे यह रेट मिल रहा है हमें। तो हम जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 15 रुपये है। तो यानी कि जब 1 का अंतर 15 है, तो इसी प्रकार 400 का अंतर 15 पे कितना होगा, तो 15 गुणा कर देंगे, यानी कुल कितना आ गया, 6000 रुपये। यानी ऑप्शन संख्या ए सही है। प्रश्न संख्या 81 आपके सामने है। एक बंदर एकांतर मिनट में किसी खंबे पर 10 मीटर ऊपर चढ़ता है और 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। 57 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ने में बंदर को कितना समय लगेगा। तो एक बंदर एकांतर मिनट में मतलब 1 मिनट में, यानी वह कितना चल रहा है, 10 मीटर चल रहा है। ओके,
और 2 मीटर नीचे फिसल जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर बंदर 2 मिनट में, ठीक, वह ऊंचाई चढ़े, 10 मीटर चढ़ेगा तो 2 मीटर फिसल जा रहा है, यानी कि कितना मीटर चल रहा है? 8 मीटर। ठीक, 2 मिनट में 8 मीटर चल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम 14 मिनट लें तो 14 गुणे 8/2, यानी कुल कितना चढ़ेगा? 56 मीटर। लेकिन वह कुल कितना चल रहा है? वह 57 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ने में बंदर को कितना समय लगेगा? तो हम कहेंगे कि 14 मिनट में उसकी शेष ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 57 - 56, यानी 1 मीटर रह जाएगी। यानी 1 मीटर चढ़ने में वो 14 मिनट ले रहा है, क्योंकि वैसे ही शुरू में यहाँ कहा जा रहा है कि 1 मिनट में वह 10 मीटर चढ़ता है, यानी 1 मीटर चढ़ने में कितना समय लिया? 1/10 मिनट। ओके, और पहले ही क्या है कि 14 मिनट वो चढ़ चुका है, तो 14 + 1/10, यानी कितना आ जाएगा? 14 से 1/10 मिनट, यानी ऑप्शन संख्या सी। आइए प्रश्न संख्या 82 से स्टार्ट है रीजनिंग के कुछ प्रश्न, जिसमें क्या कह रहा है कि x और y दोनों z के बच्चे हैं। जो ये z है, z के जो बच्चे हैं x और y हैं। यदि z x का पिता है, यदि z x का पिता है, यानी ये मेल है, प्लस लेकिन y z का बेटा नहीं है, लेकिन y जो है z का बेटा नहीं है, यानी इसकी ये लड़की होगी, ठीक, और इसका बेटा होगा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे? भाई बहन हो जाएंगे। y और z के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। y और z के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन आपके सामने है, यानी y क्या होगी? बेटी होगी, और z क्या होगा? पिता होगा, यानी ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 83, x और y के बेटे का भाई है। तो कह रहा है x y के बेटे इसका कोई बेटा है, तो y के बेटे इसके बेटे का भाई है x। तो x और y से किस प्रकार संबंधित है? तो x y से किस प्रकार संबंधित है? यानी पोता होगा, ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 84 से 85 तक देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। प्रत्येक प्रश्न में 2 शब्द दिए हुए हैं जिनके मध्य आपस में एक विशेष संबंध है। ऐसे शब्द युग्म का चयन कीजिए जिनके मध्य वही संबंध है जो मूल युग्म के संबंध हैं। तो जैसा कि त्रिभुज का संबंध अगर चतुर्भुज से है तो आयत का अष्टभुज से होगा, ठीक। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 85 में अंडे से क्या बनता है? आमलेट बनता है। तो इसी प्रकार मिट्टी से क्या बनेगा? मिट्टी के बर्तन बनेंगे। प्रश्न संख्या 86, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो 3 शब्दों के इस समूह में आता हो। तो 3 शब्दों के इस समूह में आता हो, यानी बेसिक, पास्कल, कोमोल और फुटरान और कोमोल, यानी ऑप्शन संख्या बी। बेमेल शब्द को चुनिए। टेलीविज़न, रेडियो, ट्रांजिस्टर, लाउडस्पीकर तो सिर्फ बोला जाता है, बाकी सब, रेडियो भी चुंबकीय तरंग है, टेलीविज़न में भी चुंबकीय तरंग आती है, ट्रांजिस्टर भी, इन लाउडस्पीकर में नहीं, ये इससे बोला जाता है, यही बेमेल है। बेमेल जोड़े को चुनिए। कमरा फर्श है, मेज कुर्सी है, हाथ उंगली है, वृक्ष शाखा है, तो वृक्ष का शाखा से संबंध है, कमरे में फर्श होता है, हाथ का उंगली से, लेकिन मेज और कुर्सी का संबंध नहीं है, यही बेमेल शब्द है, ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 89, उस संख्या को चुनिए जो सेट से अलग है। तो हम देख रहे हैं 3 से 81 कट जा रहा है, 3 से 21 भी कट जा रहा है, और 3 से 69 भी कट रहा है, लेकिन ये ऑप्शन संख्या डी 83 नहीं कटेगा। प्रश्न संख्या 90 आपके सामने है, नंबर सीरीज का प्रश्न है। 5 के बाद 6 हो रहा है, 6 के बाद 9, 9 के बाद 15, 15 के बाद स्थान खाली है, फिर 40 है। तो 15 के बाद 6 हो रहा है, यानी 1 की वृद्धि हो रही है। 6 के बाद 9 हो रहा है, यानी कि 3 की वृद्धि हो रही है। 9 के बाद 15 है, यानी 6 की वृद्धि हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि 1 से 3 हो रहा है, यानी 2
फिर 3 से 6 हो रहा है यानी +3 के बाद क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 6 4 क्या हो जाएगा 10। तो 15 में 10 जुड़ेगा यानी कितना हो जाएगा 25, यानी ऑप्शन संख्या बी। दी गई श्रृंखला में गलत संख्या कौन सी है? प्रश्न संख्या 91 के लिए। तो 16 से 22 हो रहा है तो 16 6 22, 22 से 30 हो रहा है तो 6 के बाद 8, 22 8 30 होगा। तो 6 2 8, 8 2 10 होगा। तो 30 में 10 जुड़ेगा तो 40 आना चाहिए था, यहाँ कितना आ गया 45 आ रहा है। तो यही गलत संख्या है, ऑप्शन संख्या बी। उसके बाद है प्रश्न संख्या 92। किसी सांकेतिक भाषा में 37 का अर्थ क्या है? हिच क्लास, यानी 3 अगर हिच से है तो 7 क्या है क्लास है। स्पीकर 583 का अर्थ क्या है? कास्ट है, यानी 5 कास्ट से है, 8 एंड से है और 3 से कौन है? क्लास है। तो कास्ट का कोड क्या होगा? तो जैसा हम लोग जानते हैं कि क्लास यहाँ भी है, क्लास यहाँ भी है। तो 373 यानी 3 जो है क्लास से संबंधित है, 3 जो है वो क्लास से है। बाकी बच रहा है कौन सा? 5 और 8। तो 5 या 8 दोनों होंगे कास्ट के लिए। ओके, अगला प्रश्न संख्या 93। किसी लड़की ने एक लड़के का परिचय दिया। कोई लड़की है और किसी लड़के का परिचय दे रही है। यह लड़का, मतलब यह जो लड़का है मेरे मामा, इसके मामा जी के पिताजी, इसके मामा जी के पिताजी की पुत्री का पुत्र है, ये पुत्र है। ओके, तो ये लड़का का लड़की से संबंध क्या है? इससे इसका संबंध क्या है? जाहिर सी बात है, तो ये मामा है और इसकी क्या लगेंगी? ये मामा की बहन है, तो जाहिर सी बात है कि ये कजिन लगेगी इस लड़के का, कजिन सिस्टर, ऑप्शन संख्या बी। उसके बाद है प्रश्न संख्या 94। आशीष भारी है गोविंद से। जो आशीष है वो गोविंद से भारी है, लेकिन मोहित कम भारी है जैक से। जो मोहित है वो जैक से कम भारी है, यानी जैक बड़ा है। पवन भारी है जैक से, तो पवन जो है वो जैक से भारी है। पवन जैक से भारी है, जैक से, परंतु गोविंद से हल्का है, ओके, यानी गोविंद से हल्का है, यानी गोविंद भारी है और गोविंद से ज़्यादा भारी ए है। तो पूछा जा रहा है उपयुक्त सबसे भारी कौन है? आशीष भारी है, ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 95। उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को ज्ञात कीजिए जो श्रृंखला को जारी रख सके, यानी श्रृंखला को ऐसे जारी रखें। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं इस एक वाले भाग का संबंध 5 वाले से है, तो हमें वैसे ही आकृति खोजना है जैसे वह जारी रह सके। तो 2 वाला जो ऑप्शन है इसमें कहीं मिल नहीं रहा है, मिल रहा है कहीं पे? यस, मिल रहा है, सी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 96 में उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को ज्ञात कीजिए जो श्रृंखला को आगे जारी रख सके। जैसा कि हम देख सकते हैं कि आकृति 1 और 2 में ये क्या ऊर्ध्वाधर रूप से उल्टा हुआ, जैसे ये अगर ऐसे है तो जैसे ये उल्टा होगा तो ये क्या करेगा? ये घूम जाएगा नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ। इस प्रकार दूसरे तीसरे में देखते हैं ये 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम रहा है, तो तब जाके ये आकृति बन रहा है। इसी प्रकार अगर हम 5 में देखें या इस तरह है, तो ये अगर उल्टा हो जाएगा इस तरह हो जाएगा, तो इसका सिरा कुछ इस तरह हो जाएगा और ये इस तरह हो जाएगा, यानी ऑप्शन संख्या डी। ओके, प्रश्न संख्या 97 आपके सामने है। त्रिभुजों की संख्या बताना है, तो क्या करेंगे? ये 2 लेगा, ये 2 लेगा, इसी प्रकार ये भी 2 लेगा और यहाँ भी 2 लेगा और ये 2 लेगा, ओके, और ये 2 लेगा। तो 2 2 4 6, 2 2 4 6, यानी कितना होंगे कुल त्रिभुजों की संख्या? 12। वैसे भी आप इसको गिन सकते हैं, ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 98। एक घन में उसके फलकों पर 1 से 6 तक अंकित हैं, संख्या 6 के विपरीत फलक कौन है? तो हमें 6 का विपरीत फलक बताना है।
तो जैसा कि हम देख सकते हैं फलक 1 फलक 2 में ये ऊपर वाला सिरा तो 6 6 ये कॉमन हो रहा है, तो हमें 6 का ही बताना है, तो कॉमन हो रहा है इसलिए इसको नहीं लेंगे। हम कोई उभयनिष्ठ वाला फलक देखेंगे, जैसा कि 2 और 4 में हम देखेंगे यहाँ भी 2 4 है, यहाँ भी 2 और 4 है, तो दोनों उभयनिष्ठ हो गए, कॉमन हो गए। हमें बताना किसका 6 का, तो 6 का अपोजिट फलक कौन हो जाएगा 1। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न संख्या 99 आपके सामने है। कौन सा अन्य 3 से भिन्न है? मैकेनिक, राजमिस्त्री, वास्तुविद और अभियंता। तो देखा जाए कि ये जो राजमिस्त्री है, ये इंजीनियर जो अभियंता है, और वास्तुविद जो है, ये तीनों क्या है, भवन निर्माण से संबंधित हैं। लेकिन मैकेनिक या भवन निर्माण से संबंधित नहीं है, इसलिए यह तीनों से अलग है। अंतिम प्रश्न संख्या 100, इस स्पीड टेस्ट 1 का अंतिम प्रश्न संख्या 100 जो है, इन चारों में से सबसे अलग कौन है? बुद्ध हैं, गांधी हैं, नानक हैं और ईसा मसीह हैं। तो बुद्ध, नानक, ईसा मसीह, तो से सभी धर्म परिवर्तन हैं, यानी जो बुद्ध जो हैं ये भी किसी धर्म के परिवर्तन हैं, नानक भी और ईसा मसीह भी, लेकिन गांधी जी नहीं हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। ये तीनों से अलग हैं। इस प्रकार से हमने आप लोगों को आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के लिए स्पीड टेस्ट 1 आप लोगों के लिए हमने हल कराया, जो आने वाले हर फेज के लिए काफ़ी यह वीडियो महत्वपूर्ण होगा। अतः आप सभी इसी प्रकार जितने भी आरआरबी स्पीड टेस्ट हल कराए जाएंगे, आप सभी टेस्ट को फॉलो करें, आपको इसमें आंसर सहित पूरा वीडियो आपको कंप्लीट मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। हमारे चैनल गाइड सर को आप सब्सक्राइब करें, ताकि जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।